नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का सवाल अलग अलग टॉपिक से है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और वीडियो को आप बिना मिस करके देख पाएंगे। वो रहा आपका फ़ायदा। और हमारा फ़ायदा भी होता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो हम और मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे वीडियो प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई भाई या बहन भी या दोस्त भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनको भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इस तरह का सवाल आने पर कैसे सॉल्व करते हैं, सवालों का जवाब निकालते हैं, उनको भी पता चल सके, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। आज का सेशन का पहला सवाल ये रहा है, अगर दिल्ली बराबर ये है तो बॉम्बे बराबर क्या होगा। तो दिल्ली से ये कैसे आया और बॉम्बे से क्या आएगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले हम दिल्ली को नीचे कॉपी करते हैं। तो देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब इनका प्लेस वैल्यू लेकर चेक करेंगे। डी का प्लेस वैल्यू 4 है, ई का 5 है, एल का 12 है, एच का 8 है और आई का 9 है। इधर क्यू का 17 है, आर का 18, वाई का 25, यू का 21 और भी का 22। अब 4 से 17 आया, मतलब अगर हम 4 के साथ प्लस 13 कर देंगे तो 17 आएगा। 4 + 13 17, 5 है, इधर 18 है। अगर यहाँ पर भी हम 13 प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 12 है, 25 है, यहाँ पर भी +13 हुआ है। 8 21, यहाँ पर भी आपका +13 और 9 और 22। अगर हम 9 के साथ भी +13 कर देंगे तो 22 आ जाएगा। मतलब हमको लॉजिक पता चल गया कि सभी अक्षरों में क्या किया गया है, +18 कर दिया गया है। तो हम बॉम्बे का भी उसी तरह से निकालेंगे अब। तो ये रहा, बॉम्बे भी हमने लिख लिया है। अब बी का प्लेस वैल्यू 2 है, ओ का 15 है, एम का 13 है, बी का 2 है, ए का 1 है और वाई का 25 है। अब हम इन सभी में +13 कर देंगे। तो क्या आता है देखते हैं। सभी में हम +13 कर देंगे तो 2 + 13 कितना होगा, 15 होगा। 15 + 13 28 हो गए। 13 + 13 26 हो गए। 2 + 13 15 हो गए। 1 + 13 14 हो गए और 25 + 13 38 हो गए, ठीक है। अब 15 का मतलब क्या है, ओ होगा। 15 का मतलब ओ होता है। 28 का मतलब 26 में जेड खत्म होता है, तो फिर 28 का मतलब 26 + 2, तो 2 का मतलब बी हो गया। अब 26 का मतलब जेड, 15 का मतलब ओ, 14 का मतलब एन। अब 38 का मतलब क्या होता है, 26 + 12 कर देंगे तो 38 आ जाएगा। 12 का मतलब एल हो गया। तो फिर क्या होगा हमारा आंसर, OBZONL। OBZONL आपका डी ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा हम देखेंगे, ठीक है। अब हम प्लेस वैल्यू लिख के चेक करेंगे। सभी अक्षर का, सभी समूह का पहला अक्षर चेक करेंगे। तो यहाँ पर एच का 8 हो गया, आई का 9 हो गया, एल का 12 हो गया, एम का 13 हो गया। अब यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है। अब यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है, 9 + 3 12। अब यहाँ पर +1 12 और इधर 13 है। तो अगला क्या होगा, +1 + 3 +1, तो अगला +3 करके देखेंगे हम।
तो 13 + 3 कितना होगा, 16 होगा। 16 किसका प्लेस वैल्यू है, p का है। तो फिर आपका ए ऑप्शन नहीं होगा और सी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि पहला अक्षर p नहीं है। अब दूसरा अक्षर को चेक करेंगे। g का 7 है, j का 10 है, k का 11 है, n का 14 है। तो अगला क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ देखिए +3 हुआ है, यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर +3 हुआ है। तो अगला क्या होगा, +1 होगा। तो 14 + 1 कितना होगा, 15 होगा। यहाँ पर 15 किसका प्लेस वैल्यू है, ओ का है। तो यहाँ पर ओ होगा, यानी कि P और O होगा हमारा आंसर। ये कहाँ पर दिया गया है, आपका बी ऑप्शन में PO दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, वही हमको निकालना है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब इसके साथ इसका डिफरेंस, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका बनाना होगा। तो 50 से 49.5 बनाना हो तो क्या करेंगे हम, इसमें माइनस करना होगा 0.5, तभी आएगा। अब यहाँ पर क्या माइनस करेंगे ये पता ही नहीं है, तो छोड़ देते हैं। अब ये यहाँ नहीं है तो ये वाला भी हमारा नहीं बनेगा। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं, 45.5 से अगर हमें 42 लाना है तो -3.5 करना होगा, -3.5। अब 42 से 37.5 लाना हो तो यहाँ पर हमें -4.5 करना होगा। मतलब यहाँ पर 3.5 और 4.5 मतलब 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, -2.5, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, -1.5। तो देखिए 1 का डिफरेंस है, 0.5 से 1.5, 1 का डिफरेंस है 1.5 से, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, सभी में 1 का डिफरेंस आ रहा है अब, ठीक है। तो 50 - 0.5 करेंगे तो 49.5 होगा। उसी तरह से 49.5 से अगर हम 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 48 होगा। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का है। एक्स वाई के दादा के एकलौता बेटे के एकलौती बेटी है। वाई के दादा के केवल एक ही संतान है। एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। हम इसको पहले पकड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, वाई ग्रैंडफादर हैज़ ओनली वन चाइल्ड। वाई के दादाजी के सिर्फ एक बेटे हैं या एक बच्चे हैं। तो पकड़ लीजिए, ये वाई है। वाई के दादाजी के कौन क्या बोला है, ओनली वन चाइल्ड मतलब एकमात्र बेटा है या बच्चा है। तो ये कौन होगा, वाई के वाइस फादर होगा वो, ठीक है, वाई के पापा होगा। और वाई का ग्रैंडफादर बोला है तो वाइस ग्रैंडफादर। ये आपका प्लस होगा, ये भी आपका प्लस होगा। अब वाई पता नहीं प्लस है कि माइनस है। अब सवाल को देखिए, वाइस ग्रैंडफादर हैज़ ओनली वन चाइल्ड। वाई के ग्रैंडफादर दादाजी के सिर्फ एक बच्चे हैं, तो वो कौन होगा, वाई के पापा होगा। अब सवाल को फर्स्ट से देखेंगे हम। एक्स इज द डॉटर, एक्स क्या है, बेटी है किसका, वाइस ग्रैंडफादर, वाई के दादाजी का ओनली सन, वाई के दादाजी के एकमात्र बेटे का बेटी है। मतलब ये एक्स वाई के पापा जी के बेटी है। समझ गए ना। देखिए मैं इसको फिर दोहरा रहा हूँ। वाई इज द ओनली डॉटर, वाई एकमात्र बेटी है किसका, वाइस। एक्स इज द ओनली डॉटर, एकमात्र बेटी है किसका, वाइस ग्रैंडफादर, वाई के दादाजी के ओनली सन, एकमात्र बेटे के बेटी है। अब
हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स क्या लगता है वाई का है, तो क्या लगेगा, अब वाई के पापा जी का बेटा है वाई, और वाई के पापा के दो बच्चे हैं, एक वाई और दूसरा एक्स। तो इस अपने पापा जी के बेटी को क्या बोलेंगे, ये वाई बहन बोलेंगे, तो आपका सिस्टर आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। एक आयत के क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा बोला है, ये एक रेक्टेंगल है या आयत है, इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया ये अंदर का कितना है 42 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी लंबाई ये लंबा वाला ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब ये चारों तरफ का अगर हम बाउंड्री को कैलकुलेट करें तो कितना होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम फार्मूला से करेंगे। लेंथ लंबाई और चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है क्षेत्रफल। अब लेंथ कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7। अब ब्रेथ नहीं दिया है तो ब्रेथ को बी लिख देंगे, इक्वल टू एरिया कितना है 42 है। तो फिर ब्रेथ कितना होगा 42 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब लंबाई 7 है और चौड़ाई 6 है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर, परिमाप, मतलब ऐसा चारों तरफ ये सीमाना निकालना है। इसका बॉर्डर कितना होगा वही हमको निकालना है, बाउंड्री। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल का मतलब लेंथ 7 है और ब्रेथ चौड़ाई कितना है 6 है। तो फिर 2 इंटू 7 और 6 13, 13 इंटू 2 13 इंटू 2 26। मतलब ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ये 6 होगा तो ये भी 6, 7 और 6 13 और 7 20 और 6 26, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फार्मूला ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आया 26 सेंटीमीटर। आपका सी ऑप्शन में 26 दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो चलिए अब हम इसको गिनती करते हैं। सबसे पहले हम इसको गिनती करेंगे। देखिए ये वाला फिगर, इधर एक है, एक इधर भी है, सेम टू सेम है। तो हम इसको गिनती करेंगे एक साइड का पहले, 1 2 3 4। तो इसका फार्मूला क्या होता है 4 इंटू 2 8। अगर इधर से 8 होगा तो इधर भी 8 होगा, तो कितना हुआ 16। 16 अभी तक मिल चुका है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 6 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहा है। तो +6 और कर देंगे तो 16 और 6 22 मिल चुका है। अब देखिए एक ट्राइंगल्स ऐसा भी बनेगा, ये वाला, ठीक है, एक हुआ। एक ट्राइंगल्स ऐसा भी बनेगा, 2 हुआ है, ठीक है। अब इधर से देखें तो एक इधर 3 हुआ है। अब इधर से बनाए तो और एक होगा, ये कितना हुआ 4 हुआ है। तो 22 और 4 26 और होगा। देखिए अब हमने इसको तो गिनती नहीं किया है अभी तक, ये वाला एक बनेगा, एक इधर से तो एक इधर से भी बनेगा, तो और 2 हुआ। तो 26 के साथ और 2 करेंगे तो 28। तो इस फिगर में टोटल कितना ट्राइंगल्स है, यहाँ पर 28 है। 28 से आप एक भी ज़्यादा नहीं निकल पाएंगे। अगर निकल गए तो वो आपका बनाने का तरीका गलत होगा कहीं पर, लेकिन इसमें याद रखिए 28 से एक भी ज़्यादा नहीं बनेगा। तो आपका
28 सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका सी लोग का सवाल। सवाल को देखिए, मैं इसको अंग्रेजी के तरफ सवाल की तरफ से बनाऊंगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला है? ऑल बुक्स आर नोवेल। सभी बुक क्या है? नोवेल है। अब सम नोवेल्स आर पोएम। कुछ नोवेल क्या है? पोएम है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। हमारा स्टेटमेंट बन गया है। सम बुक्स आर पोएम। कुछ बुक पोएम है क्या? बुक्स और पोएम का तो अलग अलग है। देखिए, ये वाला आपका बुक का है और पोएम का ये वाला है। अब इन दोनों के साथ कोई संबंध ही नहीं है, टच ही नहीं हुआ है, तो ये आपका नहीं होगा। अब सम पोएम्स आर नोवेल। कुछ पोएम नोवेल है क्या? पोएम का ये वाला हिस्सा नोवेल में भी आता है, तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस होगा। कंक्लूजन 2 ही फॉलो किया, आपका कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं किया, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो इसका मिरर इमेज, अगर मिरर इधर है तो किधर बनेगा? इधर बनेगा, इस साइड ऐसा बनेगा। अब ये मिरर के सामने है लेकिन नीचे है, तो ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा तो आपका बी ऑप्शन नहीं होगा और सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब या तो ए या नहीं तो डी होगा। अब ये इसके अंदर क्या है? इस तरह का है, ठीक है ये, लेकिन आपके यहाँ पर ये अलग तरह का है। और यहाँ ऊपर क्या है? ऐसा गोल है और ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया गया है। ये वाला यहाँ होना चाहिए था और ये वाला यहाँ होना चाहिए था, तो आपका ए ऑप्शन में तो सही है। तो आपका ए ऑप्शन ही सही होगा इसका, ये डी भी नहीं होगा। डी में भी गलत है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका डायरेक्शन का सवाल, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। दिनेश और रमेश एक निश्चित बिंदु से मोटरसाइकिल पर विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। दिनेश की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रमेश की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से उन लोगों ने शुरू किया, एक इधर चला गया एक इधर, क्योंकि विपरीत दिशा में दो अलग अलग जा रहा है, तो ऐसा होगा। दिनेश एंड रमेश स्टार्टेड फ्रॉम सर्टेन पॉइंट ऑन मोटरसाइकिल में जा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिनेश स्पीड इज, मान लेते हैं हम दिनेश इधर है और रमेश इस साइड जा रहा है और दिनेश इस साइड जा रहा है। अब दिनेश की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जा रहा है उसका बाइक। और रमेश की स्पीड क्या है? 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब सवाल में पूछा है 15 मिनट बाद उन दोनों कितने दूरी पर पहुंचेंगे। यहाँ से यहाँ जहाँ तक पहुंचेंगे 15 मिनट पर इसी स्पीड के दौरान, तो वही हमको निकालना है डिस्टेंस दोनों के बीच का। अब यहाँ पर व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट बाद उन लोगों के बीच के दूरी कितनी होगी, वही हमको निकालना है। अब यहाँ पर सभी किलोमीटर में घंटा में दिया है और किलोमीटर में दिया है, तो ये मिनट को भी हम घंटा में बनाएंगे, ठीक है। तो 15 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि घंटे में 60 मिनट होता है। तो इसको हम 15 से 15 को 1 टाइम और 60 को 4 टाइम, मतलब 1/4 होगा घंटा। मतलब 15 मिनट मतलब 1/4 घंटा में कहाँ पहुँचेंगे। तो दिनेश की स्पीड कितनी थी? 1/4 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा थे दिनेश की ये। अब हम इसको 4 से 60 को कितने बार जाएगा? 15 बार। अब यहाँ पर 1/4 इंटू रमेश की स्पीड कितनी थी? 44
किलोमीटर प्रति। अब इसको 1 इधर 11, मतलब ये 15 दिनेश का है तो वो 15 मिनट में आपका 15 किलोमीटर चला गया, बाइक से आगे चला गया। और रमेश 15 मिनट में 11 किलोमीटर आगे चला गया इधर। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है वही हमको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ 11 किलोमीटर, तो कितना होगा 15 और 11 अगर हम प्लस करेंगे 15 प्लस 11 तो 26 किलोमीटर दूर पहुँच गए। तो आपका सी ऑप्शन में 26 किलोमीटर दिया हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबी सुरंग से 1 मिनट में गुजरती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए एक रेलगाड़ी ऐसा है, ये 500 मीटर का है रेलगाड़ी, ट्रेन, ठीक है। इसका पहिया ऐसा होता है। मैं फर्स्ट का और लास्ट का आपको दिखा देता हूँ। अब वो कहाँ से पार होगी, एक सुरंग से, ऐसा एक टनल है, सुरंग है, इससे पार होगी और इधर निकलेगी। अब इसके लंबाई कितना है ट्रेन का, 500 है, और सुरंग का कितना है, 1000 है। 1000 मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ठीक है। अब देखिए ये पहला ऐसा पार होगा तो कितना लगेगा टाइम, यहाँ पर बोला है कितना, 1 मिनट में ये कंप्लीट पार होता है, मतलब 1 मिनट में ऐसा निकल आएगा बाहर। आगे का ये, पीछे का ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अगर अंदर जाएगा तो 500 मीटर लंबा है ये ट्रेन, और सुरंग कितना है, 1000 मीटर लंबा है। तो अगर ये अंदर घुसेगा तो क्या होगा, जब यहाँ तक आ पहुँचेगा ट्रेन तो इसका पिछले पहिया तो पीछे ही अंदर ही है, बाहर वाला बाहर निकला हुआ है, आगे वाला बाहर निकला हुआ है। तो ऐसे तो ये यहाँ से यहाँ तक का 1000 मीटर है, और ये पीछे वाला जब आगे वाला आगे चला जाएगा, पीछे वाला जब पार करेगा तो इसको कितना पार करना होगा, टोटल 1500 मीटर, क्योंकि इसका लंबाई 1000 है और ये 500, पीछे वाला को यहाँ से यहाँ तक 500 है, तो ये भी तो निकलना पड़ेगा ना बाहर, तभी ना ट्रेन कंप्लीट बाहर निकलेगा, गुजरेगी यहाँ से। तो टोटल कितना लंबाई होगा, तो फिर 1000 और 500 टोटल 1500, ठीक है। तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 500 प्लस 1000 मीटर, तो कितना हुआ, 1500 मीटर हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, हमें किलोमीटर पर आवर में निकलना है, लेकिन ये मीटर है तो इसको हम किलोमीटर में ले जाएंगे, तो इसको 1500 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है। तो कितना आएगा, 1.5 किलोमीटर का लंबाई होगी। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम बोला है 1 मिनट में गुजरी है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में लेना है तो घंटा में बनाना होगा, तो मिनट को क्या करेंगे हम, 1 मिनट और नीचे 60, ऐसा होगा। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इसलिए 1/60 होगा। अब हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड इसको इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस यहाँ है और टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, 1.5 है, 1.5 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 1/60, 1/60, तो इसको क्या होगा, 1.5, 1, ये 60 ऊपर जाएगा, तो ऐसा होगा। तो 1.5 मतलब 1.5 इंटू 60 करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो टोटल ट्रेन का स्पीड क्या था, तो फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ट्रेन चल रही थी। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। 25,000 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फाउंड द इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए
अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल टू दी पावर n। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो a बराबर क्या होगा? p का मतलब प्रिंसिपल कितना है? 25,000 है। 25,000 इंटू 1 का 1 होगा। r रेट कितना है? 12% है। और n कितना है? 3 ईयर्स है। तो ऐसा होगा। तो 25,000 प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये इंटू होगा, इंटू 1 प्लस, अगर 12 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.12 आएगा। अब 25,000 इंटू 1 प्लस 0.12 कितना होगा? और यहाँ पर 3 भी है, 1.12 क्यूब होगा। अब 25,000 इंटू 1.12 का क्यूब कितना होता है? 1.12 का क्यूब होता है आपका 1.404928 होता है। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 25,000 के साथ 1.404928 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 35123.20 होगा। ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये क्या है? ए का वैल्यू ये है। अब लेकिन हमें वो नहीं पूछा है, हमें सवाल में क्या पूछा है? इंटरेस्ट पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होगा? ए माइनस पी होगा। अब ये अमाउंट कितना आया है हमारा? 35123.20 से माइनस करेंगे क्या? प्रिंसिपल कितना है? 25,000 है। माइनस में यहाँ जगह पर थोड़ा कंजस्टेड है, नीचे लिख देता हूँ 25,000। तो फिर कितना होगा? 35,000। ये 123 छोड़िए, पहले 0.20 को छोड़िए, डायरेक्ट 35,000 पकड़िए, इधर 25,000 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 10,000 होगा। और बाकी कितना है? 123 है, 123.20। तो ये होगा हमारा इंटरेस्ट। तो ये 10123.20 कहाँ है? आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह आरेख एक समाज में बच्चों की पसंद को दर्शाता है। तेंदुए पसंद करने वाले बच्चे और बाघ पसंद करने बच्चे में क्या अंतर है? डिफरेंस हमको निकलना है। द डायग्राम रिप्रेजेंट द लाइक्स ऑफ चिल्ड्रेन इन ए सोसाइटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रेन हु लाइक्स लेओपार्ड्स एंड दोज हु लाइक टाइगर? तो फिर हम लेओपार्ड जो तेंदुए को पसंद करते हैं और जो टाइगर बाघ को पसंद करते हैं वो हमको निकलना है। तो हम लायन वाला, शेर वाला नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम ये पहले हम लेओपार्ड का, तेंदुए का लेओपार्ड में कितना पसंद करते हैं लेओपार्ड को देखते हैं। भले ये आपका सर्कल के अंदर ही आता है, लायन भी आता है, लेकिन हम इसको पकड़ेंगे क्योंकि लेओपार्ड में भी ये आता है। तो लेओपार्ड का ये वाला है रेक्टेंगल। तो इसमें क्या है? पहला वाला 30 है, लेओपार्ड में 30 है। उसके बाद यहाँ पर 20 है, उसके बाद यहाँ पर 35 है, अब यहाँ पर भी 35 है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35 35 70 और 20 90 और 30 120। 120 लोग हैं जो तेंदुए को पसंद करते हैं। और टाइगर को पसंद करने वाले कितना है? 45 5 35
बस यही है। तो कितना होगा 5 5 5 15 कैरी ओवर 1 4 + 3 7 + 1 8। 85 लोग सिर्फ टाइगर को पसंद करते हैं और लेओपार्ड को पसंद करने वाले लोग कितने हैं 120। अब हमें क्या पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस, इनके बीच के अंतर कितना है। लेओपार्ड पसंद करने वाले और टाइगर पसंद करने वाले के बीच के अंतर कितना है। लेओपार्ड 120 टाइगर 85। तो 120 से हम 85 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा 10 - 5 5 होगा, इधर 11 - 8 3 होगा, यानी कि 35 डिफरेंस है। तो आपका बी ऑप्शन में 35 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, कौन सी आकृति बाकी तीनों से अलग है। यहाँ पर 4 में से 3 एक ही तरह का है, एक अलग है, वही हमको पहचानना है। तो इन चारों में कौन सा वाला अलग है। सर्कल चारों में ही है, देखिए ट्राइंगल चारों में है, ये आपका स्क्वायर बॉक्स छोटा सा चारों में है, और ये डंडा भी जो है वो भी चारों में है। अब अंतर क्या है देखिए, आपका चौथा वाला में ये ऐसा लंबा चला गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए नीचे तक आ गया है, इस लाइन को टच किया है ट्राइंगल को, लेकिन बाकी में ट्राइंगल को टच नहीं किया है। देखिए यहाँ पर टच नहीं हुआ है, यहाँ पर भी टच नहीं हुआ है, यहाँ पर भी टच नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर टच हुआ है। तो इन चारों में से आपका डी ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। विषम संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द ओड वन। 1919, तो ये 1919 क्या है, जालियनवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अब 56 मतलब ये ईयर से सन से नहीं है, वरना अभी तो 2025 है, ये पीछे वाला है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर दूसरा ही कोई लॉजिक होगा। तो हम इनको गिनती करके देखते हैं, 1 + 9 10, 1 + 9 10, 10 + 10 यहाँ से 20 आ रहा है प्लस करने पर। और दूसरा में कितना है 5 + 6 11, इधर भी 5 + 6 11, 11 11 22, यहाँ पर 22, इधर 6 + 7 13 + 6 19 + 1 20, इधर 7 7 14 + 6 20 + 0 20, मतलब तीनों का प्लस करने पर 20 आ रहा है और एक का 22। तो आपका बी ऑप्शन ओड हो जाएगा यहाँ पर। ये रहा अगला सवाल, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाएं और फिर अलग शब्द चुने। तो यहाँ पर एनी, नियो, एपी और री थे, तो इसको बनाना होगा। रीअरेंज द जम्बल लेटर एंड मेक ए मीनिंगफुल वर्ड, हमको मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा इससे। एंड सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट, तो उसमें हमको अलग कौन सा वाला बनेगा वो सेलेक्ट करना होगा। तो ENNI से क्या बन सकता है, NINE 9, NEO से ONE 1, AP से PIPE, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, और रिच से RWTH से THREE। अब यहाँ पर क्या बोला है, एंड सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट, एक चयन करना होगा जो अलग है। तो 9 क्या है, एक नंबर है, 1 क्या है, एक नंबर है, और 3 क्या है, एक नंबर है, लेकिन 5 नंबर नहीं है, ये अलग चीज़ है। तो आपका सी ऑप्शन AP डिफरेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।